नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप इस वक्त मौजूद हैं बिहार झारखंड न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक सप्ताह से बिहार में एक ही चर्चा हो रही है। चर्चा नीतीश कुमार को लेकर हो रही है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात हुई नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, हालांकि मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये बैठक की गई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी मेंबर होते हैं, उनका जाना जरूरी था क्योंकि उनके बिना परमिशन के मोहर नहीं लगती। और जो दोनों पद खाली थे उसको उस पर ये नाम को लेकर सहमति बनानी थी, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव को बुलाया गया था और तेजस्वी यादव बैठक में गए भी। लेकिन बैठक के बाद जिस तरीके से करीब 20 मिनट के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो अब जो बातें अंदर खाने से जो खबर आ रही है, और ये खबर आ रही है तेजस्वी यादव की तरफ से कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से जो मुलाकात की, उसमें तेजस्वी यादव ने आग्रह किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि जिस तरीके से हम लोगों ने, यानी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उस समय आरक्षण का दायरा जो है वह 50% से बढ़ाकर 65% की गई थी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन अब आरजेडी बार बार ये मांग कर रही है कि इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो इसको लेकर बातचीत हुई। तेजस्वी यादव ने आग्रह किया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप उनके साथ हैं, तो मेरी मांग है कि जो हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि अब ये मामला जो है कोर्ट में, तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि कोर्ट में भी हम लोगों को अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखना चाहिए। तो उसके बाद चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार गर्म हो गया। इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी की तरफ सॉफ्ट होते जा रहे हैं, फिर से वो गठबंधन बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो मैं यही कहूंगा, मुझे सुशील मोदी, जो बिहार के एक वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के और बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया था नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को पता है कि अपने सहयोगी पार्टी को कैसे कंट्रोल रखना है, उन पर कैसे कंट्रोल रखना है, ये नीतीश कुमार को पता है। और हमेशा वो अपने पास एक हथियार ऐसा रखते हैं जिसमें सहयोगी दल को कंट्रोल में रखा जाए। तो निश्चित रूप से बातें वही हो रही है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं इस पर स्क्रीन पर हमारे साथ रानी चौबे हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ मनीष यादव हैं जो जदयू के प्रवक्ता हैं। एक एक करके और भी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत जो है वो मनीष यादव से करेंगे। मनीष यादव, ये बताइए, जब आपके नेताओं से अब पूछा जाता है कि क्या एक बार नीतीश कुमार गठबंधन बदलने वाले हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है। मैं अशोक चौधरी की बात कर रहा हूं। वो मीडिया पर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि जब नीतीश कुमार ने एक बार उन्होंने कह दिया कि अब वो गलती नहीं करेंगे, तो आप लोग बेवजह इस खबर को चलाए जा रहे हैं, लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जब जब नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं तो हमेशा तो यही कहते हैं कि अब हम जहां हैं वहीं रहेंगे। हमको भी याद है, आपको भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ गए। तो नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो तो ऐसी रही है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो नहीं कहते हैं वही करते हैं वो। धन्यवाद सौरभ जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करते हैं। बिहार में जो
विकास के लेकर वो जो कमिटमेंट बिहार के जनता से किए मनीष जी, थे, आपको आज याद है कि गठबंधन बदलने के पहले उन्होंने कभी ऐसा कहा कि मैं गठबंधन बदलने जा रहा हूं? आपको कभी मैं ऐसा याद है? 4 सौरभ जी बार मैं उन्होंने गठबंधन बदला, कभी उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन बदलने जा रहा हूं? सौरभ जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट बिहार के लोगों से करते हैं, वही उसे धरातल पर उतारते भी है। बिहार की जनता से जो वादे उन्होंने किए थे, उसे धरातल पर उतार के दिखा दिया। रही सवाल, ये तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में एक नैतिक बल है, एक इच्छा, ये एक शक्ति तो है, वो नैतिक शक्ति है, बल है उनके अंदर, कि जो उन्होंने 2 बार गलतियां की, वो लोगों के सामने वे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमसे 2 बार गलतियां हुई। क्या राजद के लोग ये स्वीकार करेंगे कि बिहार को बर्बाद करने में आदरणीय लालू प्रसाद जी की भूमिका है, आदरणीय राबड़ी देवी जी की भूमिका है? क्या तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार करेंगे? राज्य के खजाने से जिस प्रकार से फर्जी वाउचर बनाकर पैसे निकाले गए, सजा याफ्ता हुए, क्या आदरणीय भाई तेजस्वी जी इस बात को क्षमा मांगेंगे बिहार के लोगों से? क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमारे माता और पिताजी के कारण बिहार पिछड़ गया? राज्य के खजाने से इतिहास में ये पहली मुझे घटना लगती है कि राज्य के खजाने से पैसे निकाल लिया गया। तो क्या ये भाई तेजस्वी में है नैतिक बल? ये इस बात की स्वीकार करेंगे वो कि हमारे पिताजी से गलती हुई है, हमारे माताजी से गलती हुई है? क्या उनमें है ये नैतिक बल? नहीं है नैतिक बल। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में ये नैतिक बल है कि अगर उनसे गलती हुई तो इस बात को उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हाँ, हमने 2 बार गलतियां की। तो इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने अपनी बात को गलतियां स्वीकार की। लेकिन भाई तेजस्वी जी ये पूरे लोगों के सामने कहें कि हाँ, बिहार में राज्य के खजाने से हमारे पिताजी ने पैसा निकाला, हमारे माता राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार में गुंडा राज स्थापित हुए। क्या भाई तेजस्वी जी इस बात को भरे मन से कह सकते हैं? बोल सकते हैं वो ये बात? चलिए, अगला सवाल रानी जी से है। रानी चौबे जी, ये बताइए कि जब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा करता है तो आप लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन आप ये बताइए कि सच्चाई तो यही है ना? आज सुबह की घटना को अगर आप देखेंगे, बीजेपी के जो नेता थे उनकी जिस तरीके से हत्या हुई, क्या कहेंगे? बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो सच में लगातार गिरता जा रहा है। तो अगर विरोधी सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इतनी परेशानी क्यों होती है बीजेपी को? देखिए, हमें विरोधी के सवाल खड़े करने से परेशानी नहीं है, हमें उन नेताओं के नहीं, अगर तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं तो आप लोग कहती हैं ना कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आईना दिखाया जाता है। लेकिन अब तो आपके खुद के नेता, खुद के पार्टी के नेता मारे जा रहे हैं, और वो भी खुलेआम मारे जा रहे हैं, उनको गोली मारी जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एनडीए की सरकार में ही लोग सुरक्षित हैं। इस बात को पूरी जनता भी जानती है, और सौरभ जी आप भी जानते हैं कि आप क्राइम रेशियो की बढ़ने की बात जो कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें इसलिए शिकायत नहीं है कि अपोजिशन हमें क्राइम रेशियो पे बात करता है, हमें इसलिए शिकायत है कि वो परिवार बात करता है, हमें क्राइम के लिए सिखाता है, जिसका पूरा परिवार लिप्त है कि महिला उत्पीड़न की बात हो या कोई भी क्राइम रेशियो को बढ़ाने की बात हो। उनके देखिए, हम 90 और 2005 की बात आप बार बार कहते हैं कि आप लोग उसी चीज में चले जाते हैं कि आप 90 और 2005 की बात करते हैं, तो हम कैसे भूल जाएं अपने इतिहास को? हम कैसे भूल जाएं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? हम कैसे भूल जाएं कि यहाँ जितनी महिलाओं का, बच्चियों का, एक व्यापारी का उत्पीड़न था? आज कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तंदुरुस्त है। आज कम से कम अगर किसी की हत्या होती है, किसी बच्ची का रेप होता है, तो 24 और 48 आवर्स ये उदाहरण है लोकतंत्र, ये उदाहरण है कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का, जिस तरीके से आज सुबह में हत्या की गई। नो डाउट कि मैं आपको ये चीज बोलती हूँ, आप कहेंगे कि क्या अचानक से सारी क्राइम्स रुक सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग होते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनको एक डर बनना बहुत जरूरी है कि अगर हम क्राइम करेंगे, वो डर है ही नहीं। रानी जी, आपको भी पता है वो डर नहीं है।
पटना की सड़कों पर जिस तरीके से तांडव हो रहा, नहीं आप 20 साल पहले मत जाइए ना, आप ये बताइए कि, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से तांडव हो रहा है, एमएलए फ्लैट के बाहर जो है ना, महिलाओं से चैन छीनी जा रही है, अगर वो नहीं दे रही है तो उनको पिस्टल के बट से मारा जा रहा है। तो आपको लगता है कि अधिकार, वो जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, उनको किसी बात का भय है? तो क्या नहीं तो क्या जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं? तो क्या वो अपराधी हैं जो आराम से घूम पा रहे हैं? आप ये भी तो बताइए ना। कहाँ पकड़े गए? नहीं, कहाँ पकड़े गए आप बताइए ना, कहाँ पकड़े गए? सौरभ जी, आज आपके नेता की हत्या हुई, अभी तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं सौरभ जी कि हम अपने नेता को भी सुराग नहीं पकड़ पा रहे हैं? मतलब ये क्या कोई सरकार ऐसा करेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं केवल हम कोशिश ना करें। रानी जी मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब बड़े बड़े नेता जो हैं वो सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? देखिए, मैं मानती हूँ इस बात को, मैं जनता, हम एनडीए की सरकार जनता के लिए है। कोई भी सरकार आ जाए सौरभ जी, चाहे वो राजद की सरकार आए या फिर भाजपा की सरकार आए, जेडीयू की सरकार आए, एनडीए की सरकार आए, सारे लोग जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ तत्व जो उनमें, उनके जो कुछ मंत्री मिले रहते हैं, तो आप उठा के देख लीजिए कि जितने भी राजद के मंत्रीगण में थे और जो विधायक थे, 70% का रेशियो था कि वो क्रिमिनल बेल्ट से आते थे। 1, 2, 4 आते तो कोई बात रहती, तो उनका तो पूरा सत्ता का, जब वो रहे सत्ता में, तो वो तो पूरे तरीके से लिप्त थे, प्रशासन को तो वो मुट्ठी में रखते थे। आपको भी पता है कि वो समय था ना कि उठा बैठी करवाते थे एक आईएएस ऑफिसर को लालू जी। तो हमारा नेता क्या ऐसा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि आईएएस ऑफिसर को उठा बैठी करवाते हैं? बदलाव आया सौरभ जी, और बहुत बदलाव आया। विकासशील योजनाओं के साथ साथ प्रशासनिक बदलाव भी आया है, सेना में भी बदलाव आया है, चीजें तो बदली है। नीतीश कुमार पर भरोसा है रानी जी कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे? देखिए, बिल्कुल एनडीए की सरकार 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और हम जीत रहे हैं और हम अपनी सरकार बना रहे हैं। हम सब नीतीश कुमार जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी जैसा भी कार्य आगे करेंगे, हम उसके साथ हैं। मजबूरी है बीजेपी को साथ देना है? भाजपा, मैं आपको बता नीतीश कुमार के हर बात को मानना है, नहीं तो डर है बीजेपी को कि नीतीश कुमार कभी भी साथ छोड़कर जा सकते हैं। सौरभ जी, मैं आपसे पूछती हूँ, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है? भाजपा की क्या कुछ मजबूरी रहती कुर्सी पाने की? 2020 आपको याद होगा रानी जी, 2020 आपको याद होगा रानी जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था बीजेपी पर, मैं आपसे कि जानबूझकर चिराग पासवान को खड़ा किया गया, उनकी पार्टी ने मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, बीजेपी चाहती थी कि मेरी पार्टी को खत्म किया जाए। ये आरोप नीतीश कुमार ने लगाए थे, हम नहीं लगा रहे हैं। सौरभ जी, मनीष भाई ने भी बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। हम भी बोल चुके हैं कितने चैनल्स पे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने खड़े होकर स्वीकार किया अपनी 2 बार की गलती। वो पहले भी, वो पहली बार नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ चला गया जिसके साथ जनता सुरक्षित नहीं थी। ये पहली बार नहीं है रानी जी, इसके पहले भी नीतीश कुमार ने ऐसे बयान दिए। वो जब गठबंधन बदलते हैं ना, जहां जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि गलती हो गई, अब हम अपने घर आ गए, अब कभी उधर नहीं जाएंगे। सौरभ जी, उम्र के इस पड़ाव में, राजनीतिक उम्र के इस पड़ाव में, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो विकासशील योजनाओं या विकास जो बिहार के लिए उनका एक योगदान रहा है, और उम्र के इस पड़ाव में आप आश्वस्त रहिए बिल्कुल कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और आगे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं। और सत्ता की भूख उस समय नहीं होती है ना। देखिए, नीतीश कुमार जी एक प्रतिष्ठित नेता है, अब वो ये गलती से भी नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। चलिए मनीष जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सौरभ जी आपने अभी, आप कह रहे थे कि बिहार में अपराध बढ़ गया। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहूंगा। पटना में आदरणीय नीतीश कुमार जी के इच्छा शक्ति से बंबई के स्वरूप के आकार में एक पटना में मरीन ड्राइव बना है, और आप भी जाते होंगे रात में। आप अगर वहां 2 बजे रात को भी चले जाएं तो आपने देखा होगा कि फैमिली के साथ, ये नहीं केवल मेल अकेले, पूरे फैमिली जाते हैं रात में 2 बजे
और आराम से वहां चाय नाश्ता सब कुछ का आनंद लेते हैं। आप क्या 12 बजे मुझे रात ये, की बात कर रहे हैं, मैं आपको सुबह की बात कर रहा हूँ। मैं वही आज आपको सुबह बता सुबह रहा हूँ। हत्या हो गई, गोली मार मैं के हत्या उसी की पर गई। सौरभ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ, कि आप ये देखिए कि बिहार में कितना माहौल बदला है, कि अगर माहौल नहीं बदलता तो क्या कोई पूरा परिवार के साथ रात के 12 बजे 2 बजे मरीन ड्राइव पर पूरा परिवार के साथ आराम से चाय की चुस्की का आनंद ले सकता है? क्या नहीं ले सकता? क्या आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासन काल में कोई महिलाएं बच्चे 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद घर से सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कल्पना होती? सर, लालू प्रसाद लेकिन यादव को बिहार मैं की उसी जनता ने पे क्यों कुर्सी से उतारा? मैं उसी पे क्यों आ रहा हूं उतारा? सौरभ जी, मैं उसी वही पे आ तो रहा हूं मैं कह सौरभ रहा जी। हूं ना आपको। तो आज उसी जो मैं स्थिति है राजधानी पटना की, मैं आपको उसी लगता है पे कि जो महिलाएं सुबह में निकलती हैं, उनको डर रहता है कि कभी भी उनके साथ नहीं उनकी नहीं जो आप चैन है मैं वो। मैं उसी जी पे आ रहा बोलिए। हूं सौरभ जी, कि अगर डर रहता तो क्या सब परिवार रात के 12 बजे मेरिन ड्राइव पर चाय और आइसक्रीम का आनंद लेते? आज रात में सिनेमा देखने पूरे परिवार जा रहे हैं लोग 12 बजे रात तक। हाँ, इक्का दुक्का अगर कोई घटना इस प्रकार की घटी है तो हमारी प्रशासन, ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यहाँ कोई बचता नहीं है। आपने कल भी देखा होगा पूर्णिया में जो लूटकांड हुआ, एसपी उसका उद्भेदन कर रहे थे, कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं। बिहार में कोई भी अगर अपराध घटता है तो वो बचने वाला नहीं है। अगर अपराध घटी है, अपराध हुए हैं, तो उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन पूर्व में जो सरकार थे, अपराध करने के बाद वो कहाँ जाते थे? अपराध करने के बाद सीएम हाउस में बैठ के चुस्की लेते थे और अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन आज तो ये है ना कि अगर कोई किसी ने अपराध किया है तो वो बच नहीं सकता है। कोई ऐसा अपराधी मुझे बता दीजिए कि अगर अपराध किया हो और अपराध करके खुलेआम वो घूम रहा हो। अब रही दूसरी बात भाई तेजस्वी जी का, भाई तेजस्वी जी के महान संत विधायक, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, पटना के ही महान संत विधायक है दानापुर के भाई रीतलाल यादव जी, उनके भाई के द्वारा पटना में एम्स जो संस्थान है, वहां के चीफ सुरक्षा अधिकारी पर जबरदस्ती अपने आदमी को बहाल करने के लिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन पर गोली चलवा दी। गोली चलवाने के बाद भाई तेजस्वी जी उसी एम्स अस्पताल में किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। लेकिन उसी एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर जो उनके पार्टी के संत विधायक के द्वारा, उनके भाई के द्वारा गोली चलवाया जाता है रंगदारी के एवज में, उस पर एक बार भी मुंह नहीं खोलते हैं। तो अपराध पर अगर राजद के लोग टिप्पणी करें तो लोग को शर्म आती है। अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, ये तो इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और इस पर ये लोग बोले, ये तो सुनने में भी आश्चर्य होता है, लोग सुन के आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन आपराधिक घटनाएं तो बढ़ रही है ना। चलिए, मैं अगर आरजेडी के बयान को अगर छोड़ भी दे तो आपको लगता है कि आपराधिक घटनाएं रुक रही है या उसमें कमी आ रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं सौरभ जी वही कह रहा हूं कि बिहार की जितनी आबादी है, अगर उस प्रकार से इक्का दुक्का अगर कोई घटनाएं घटी है तो हमारी सुशासन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन का डंडा है, कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो वो बच नहीं सकता है। बिहार के देश के किसी कोना में छिपा रहेगा तो सुशासन का डंडा उन्हें खोज के लाएगा और उनका स्थान बेऊ जेल है। यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। मनीष जी, ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कभी नहीं कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार उन्होंने गलती कर दी, अब उन्होंने जनता के सामने कह भी दिया कि मुझसे गलती हुई है, अब गलती आगे कभी नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बार बार उन्हें सफाई देने की जरूरत क्यों आती है, नौबत क्यों आता है? अगर हम नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं, ये मुझे बोलने की सफाई जरूरत क्यों है? सफाई देने की बात नहीं है। ऐसा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है बिहार को बदलने का, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का, तो आप ये मुझे ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार जी, ठीक है उनसे गलतियां इधर गए या उधर गए, क्या बिहार के जो विकास योजनाएं थे कोई एक भी रुके हैं? चाहे सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, मेडिकल कॉलेज का काम हो, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आईआईटी, कोई भी चीज ऐसी योजनाएं हैं जो नीतीश कुमार जी की इधर या उधर जाने से रुके हो, जो उनकी इच्छा शक्ति बिहार के बदलने की?
वो ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में इतना नैतिक बल है, तो वह उनसे अगर गलतियां हुई तो उन्होंने स्वीकार किया। तो लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं ना कि मनीष जी, हमेशा जब वो जाते हैं तो बिहार के लोगों के लिए ही जाते हैं, बिहार के विकास के लिए ही जाते हैं। तो एक आध बार और चले जाएंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे, वो तो बता ही, वो तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया मंच में, उन्होंने कहा कि हमसे 2 बार गलतियां हो गई। तो सिर्फ तो ये आपको इस बातें ओर पहले भी इशारा तो कर बोल रहा हूं, चुके हैं। मैं आपको वही बात इशारा कर रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आवाज जा रही है, जी जी बिल्कुल आ रही है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार का स्पष्ट विजन है बिहार का विकास करना। परिस्थितियां 1-2 बार ऐसी उत्पन्न हुई जिसको लेकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन हमारे नेता का स्पष्ट विजन है बिहार का विकास, उनकी पहली प्राथमिकता है बिहार को आगे ले जाना। लेकिन सर ये बताइए, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, जब आप लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था 50 से, आप लोगों ने 65% किया था, तो वो मामला तो अब लंबित हो गया। केंद्र सरकार तो आप लोगों की बात ही नहीं मान रही है कि उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, देखिए करना सौरभ चाहिए। जी, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो विपक्ष के लोग आरक्षण पर जबरदस्ती क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो देश में तो कांग्रेस को मौका देश की जनता ने आजाद भारत के बाद मौका दिया, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जातीय पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना नहीं करा पाए। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति के कारण बिहार में जातीय सर्वे कराया और सर्वे कराकर पिछड़े वर्ग दलित वर्ग का आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया और कैबिनेट से 9वीं अनुसूची में डालने के लिए उस केंद्र सरकार में भेजा भी उन्होंने। लेकिन बीच में चुनाव आ गया जिस कारण से ये चीज नहीं हो पाया। उसी बीच में पटना हाईकोर्ट के द्वारा बढ़े हुए आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया गया। जैसे ही जून में 24 तारीख को रद्द किया गया, बिहार सरकार तुरंत जुलाई में सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे याचिका पर उन्होंने कहा कि हम आपके याचिका को स्वीकार करते हैं और इसे सितंबर में हम इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन अब भाई तेजस्वी जी को देखे, ये तो क्रेडिट लेने में माहिर हासिल किए हुए हैं। इनके पिताजी भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, माता जी भी रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रही, लेकिन आरक्षण पे कोई कार्य नहीं की। जब ये नीतीश कुमार जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जब हो गया, तो पीछे से ये भी चले गए सुप्रीम कोर्ट, किन्हीं के द्वारा ये भी चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया कि भाई बिहार सरकार के याचिका के साथ आपके याचिका को टैग कर देते हैं। तो जिस मामले में हमारे नेता का स्पष्ट विजन है, ये तो पूरे देश में उन्होंने मिसाल पेश किया। अब उस पे आरजेडी जबरदस्ती खेथराई कर रही है कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है और आप लोग केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं, ये अंतर है। देखिए सर, ये बताइए कि अगर हाईकोर्ट से पहले अगर केंद्र सरकार आप लोगों की बात मान लेती और संविधान के 9वीं अनुसूची में अगर शामिल हो जाता, तो ये सब बखेरा खड़ा ही नहीं होता। सौरभ जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारी सरकार कहाँ पीछे हटी है। हमको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बिहार सरकार ने भेज दिया, लेकिन तो इस बीच देश, केंद्र सरकार कहाँ आपकी मांग को मान रही है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस बीच चुनाव हो गया देश में और उसके बाद फिर तुरंत हाईकोर्ट में मामला था। हाईकोर्ट ने उस पर निर्णय लिया तो फिर हम चुप कहाँ हैं? हम तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम बैठे कहाँ हैं? हमने तो देश को एक रास्ता दिखाया, एक आईना भी। आज जो देश में राहुल गांधी जी जातीय जनगणना पे बहस कर रहे हैं या विपक्ष के जो भी लोग कर रहे हैं, किनके कारण कर रहे हैं? आज तो नीतीश कुमार जी का ही ने दिखाया हुआ ये रास्ता है। कांग्रेस तो आजाद भारत के बाद भारत में राज की है, लेकिन कभी देश में जातीय जनगणना लेकिन पर सर, चर्चा नहीं की। आप जिनके साथ हैं ना, वो जाति जनगणना पर आपके साथ कहाँ खड़े हैं? एकदम बिल्कुल है, नहीं खड़े हैं। एकदम बीजेपी है। खड़ी है आपके साथ। हमारे नेता
जिस वक्त बिहार में जातीय सर्वे की बात कर रहे थे तो सारे दल के लोगों ने उसमें सहयोग किया था, और देश के लेकिन प्रधानमंत्री से जब प्रधानमंत्री मिलने ने गए। लेकिन सर प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था कि देश में जाति जनगणना नहीं होगी। अगर आपको लगता है तो आप अपने राज्य में अपने पैसे से आप करवा लीजिए। तो नहीं, प्रधानमंत्री आपके साथ तो नहीं खड़े थे ना। अगर मैं खड़े बता रहा हैं, हूं कि आप लोगों की मांग भी है, तो पूरे देश भर में जातीय जनगणना करवा दीजिए। परेशानी मैं तो क्या है? वही कह रहा राहुल हूं। गांधी भी मांग कर ही रहे हैं, कांग्रेस भी मैं कर रही है, और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं सभी कर रही है। अगर बीजेपी सौरभ आपके जी, साथ है तो पूरे देश में करवा दीजिए। मैं वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज जो विपक्ष के लोग जातीय जनगणना पर बात कर रहे हैं, देश की जनता ने तो अब कांग्रेस को अब आजाद भारत से मौका दिया, लेकिन जातीय जनगणना पर कभी उन्होंने कोई उससे पहल नहीं किया। मंडल कमीशन भी रिपोर्ट आया 80 में, उसके बाद इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी बने, लेकिन मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू नहीं हो पाया। फिर आरक्षण की बात आई, जातीय जनगणना की बात आई। जातीय जनगणना में भी जब आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उसी इंडिया गठबंधन के लोग जातीय जनगणना का देश स्तर पर विरोध कर रहे थे। तो ये तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का विजन है, स्पष्ट विजन है। आज भी जिस चीज की जबरदस्ती राजद के लोग और कांग्रेस के लोग पेथरई कर रहे हैं कि नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं, मनीष लेकिन जी, मैंने तो आपको राजद उदाहरण को पेश भूल कर दिया। जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए, अब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो देश में जातीय जनगणना करवा दीजिए। परेशानी क्या है? तो हम तो तैयार, हमारे नेता तो कह ही रहे हैं, हमारे नेता तो मिसाल पेश किए कि अपने बीजेपी तैयार है? बिहार में जातीय सर्वे कराया, उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया। आज बिहार में उनके द्वारा किए गए कार्य कहीं ना चर्चा देश स्तर पे हो रही है। हम तो तेजस्वी जी को चुनौती देते हैं कि आप जो ये क्रेडिट लेने के चक्कर में है, तो जिन राज्यों में गैर भाजपा शासित सरकार है, आप आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिखाए गए रास्तों पर चलकर क्यों नहीं कराते? आप झारखंड में सरकार में हैं, चलिए आप वहां मनीष जी, क्यों नहीं आप मेरे कराते? जिन मनीष राज्यों में मनीष जी कांग्रेस आप की मेरे सरकार है। मनीष जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अरुण जी काफी देर के बाद जुड़े हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, आरोप तो आप सुन लिए होंगे, तो आप सीधे आप जवाब ही दे दीजिए उसका। देखिए, चूंकि पूरा मनीष जी को सुन नहीं पाया, इसलिए कुछ नहीं, सवाल मैं कहता हूँ। उनका ये सीधे तौर पर उनका ये आरोप है कि चाहे जाति आधारित गणना हो या फिर आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, ये सारा क्रेडिट जो है ये केवल और केवल नीतीश कुमार के कारण है। नीतीश कुमार को जाता है सारा का सारा क्रेडिट। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत। देखिए सौरभ भाई, शायद कहीं उधर से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है किसी की तरफ, इसको म्यूट करवा दीजिए। जी बिल्कुल, अगर कहीं से आवाज हो रही है तो काइंडली उसको थोड़ा म्यूट कर दीजिए। देखिए सौरभ भाई, ये पूरे देश को पता है और बिहार को तो पता है ही, आप लोग भी जानते हैं कि जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने मजबूती से इस सवाल को उठाना शुरू किया, पुराना सवाल था हम लोगों के लिए, ये जाति आधारित गणना कराने का डिमांड लंबे अरसे से। आपने देखा होगा यूपीए सरकार में रहते हुए हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने सदन के अंदर आवाज उठाने का काम किया, और उनका साथ श्रद्धेय अब इस दुनिया में नहीं रहे शरद यादव जी ने दिया, मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, और जब उस समय हम बाहर से समर्थन दे रहे थे 2009-10 में, और आपने 11 में चूंकि जाति आधारित गणना होना था, जनगणना होना था, और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का मांग था कि भाई उसमें एक कॉलम सिर्फ जोड़ दिया जाए जाति का, चूंकि 2011 में जनगणना होगा तो एक कॉलम जाति का जुट जाएगा, तो आराम से जाति आधारित गणना भी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, जनसंख्या है, और सारे चीज छन के आ जाएंगे।
और आपको पता होगा सरकार ने माना भी, और उसके लिए बहुत बड़ी बजट का भी व्यवस्था हुआ और हुआ भी। और होने के बाद आपने देखा तब तक एनडीए की सरकार बन गई, और अब इस दुनिया में वित्त मंत्री जी नहीं है। उनका बयान जग जाहिर है, एनडीए को अध्ययन करना चाहिए, एनडीए के लोगों को। चलिए अब बिहार की बात आई। तो लगातार हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ते ही आ रहे थे। जब विपक्ष में बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने आग्रह किया सदन के अंदर, बिहार में सड़क पे भी आंदोलन हुआ और नीतीश जी को झुकना पड़ा। और आपको पता होगा आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब कहा कि वह एक सामूहिक एक टीम चला जाए प्रधानमंत्री जी के पास, उस समय हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे। आपने देखा पूरा टीम नीतीश जी के ही नेतृत्व में गई और सर्वदलीय टीम गई, और वहां जब पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने का मांग रखा गया तो प्रधानमंत्री जी ने इसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा आपको अगर राज्य में कराना है तो आप इसे करा सकते हैं अपने खर्चे के आधार पर। हो गया, आपने देखा, और लगातार उसमें भी डिले होने लगा। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने पटना से दिल्ली कुछ करने की भी बात कही, तरह तरह का। तो ओवरऑल हमारी सरकार फिर नीतीश जी बीजेपी छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए, और महागठबंधन में शामिल होने के बाद महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना, अरुण जी ये बताइए मुझे कि और जाति अरुण जी ये गणना अरुण जी अरुण जी ये मुझे बताइए कि कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव दोनों की जो मुलाकात हुई है, उसमें क्या तेजस्वी यादव ने कुछ आग्रह किया है नीतीश कुमार से कि आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया उसको? मैं बता रहा हूं, अब तो मैं तो अंतिम बातों पर ही था, तब तक आप बीच में मनीष जी का भी जवाब मिल जाएगा उनके सवालों का। तो आपने देखा आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उसके उपरांत प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, बिहार सरकार ने भेजा कि इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए ताकि किसी प्रकार का कानूनी अड़चन भविष्य में नहीं लग पाए। आपने देखा, और भेजने के उपरांत कई महीनों बाद संविधान के 9वीं अनुसूची में भारत सरकार ने नहीं शामिल किया, और तब तक आपने देखा कोर्ट ने इस बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को रद्द भी करने का काम किया। उसके उपरांत राष्ट्रीय जनता दल कोर्ट में भी गई, और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हुआ केंद्र सरकार और नीतीश जी। अरुण जी बताएंगे उस नोटिस में क्या लिखा गया था? अरे सुन लीजिए ना, अरुण जी उस नोटिस में क्या है वो बताइएगा लोगों को। नहीं, आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये भी तो बता दीजिए। क्यों भ्रम फैला रहे हैं लोगों में? लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये तो बता दीजिए। वही बचकाना मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी बातों को धैर्य से सुन रहा हूँ। आप केवल ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली, क्या बोला। अब सुनिए ना, ये तो कोर्ट का मामला है सौरभ। नहीं आप बता तो दीजिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला जब आप कोर्ट गए तो। आप बेचैन मत होइए ना। ना मैं बहुत धैर्य हूँ, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। अरे भाई बेचैन मत होइए, सुनिए ना, मैं बता रहा हूं। मैं कोई बेचैन नहीं हूँ, आप केवल बता दीजिए। उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए अरुण जी। अरुण जी आप बता तो दीजिए ना। देखिए सौरभ भाई, केंद्र की सरकार नीतीश जी के सहारे चल रही है। केंद्र में ये मजबूत स्थिति, आप मेरे बातों का उत्तर नहीं दे रहे अरुण जी। मैंने अभी आपसे बोला मनीष जी जवाब मिल जाएगा। मनीष जी जवाब मिल जाएगा। क्या बोला मनीष जी आप इसका उत्तर दीजिए। आप केंद्र की सरकार समझ जाइए। मनीष जी जवाब मिल जाएगा, रुक जाइए। आपने सवाल कर लिया ना, जवाब मिल जाएगा। आप शांति से सुनिए ना। ये तो कोर्ट का एक पार्ट है और दूसरी पार्ट नीतीश जी सरकार में है तो वहां झाल बजा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं आरक्षण का हम समर्थक हैं, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का समर्थक हैं। आप सरकार में हो भाई, आप आंख कान मूंद के 9वीं अनुसूची में इसको डलवाओ, अन्यथा वहां से रफा दफा हो। क्या कर रहे हो भाई?
क्यों बिहार की जनता को आंख में धूल झोंक रहे हो? इसका सवाल इन लोगों के पास नहीं है। बार बार कहते हैं हाँ अगर आप समर्थक हैं तो फिर ये जवाब का मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ये केवल भ्रम फैलाएंगे सौरभ जी। मैंने इनसे क्या प्रश्न किया और ये उत्तर क्या दे रहे हैं? आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे अरुण जी। आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या बोला, इसका उत्तर दीजिए मुझे आप, और बिहार की जनता को बताइए आप। ये आप बताइए। आपको अरे मैं सुनने को तैयार हूं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं? आप बताइए तो सही, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया आपको? अरुण जी ये बताइए, अरुण जी ये बताइए, अरुण जी ये बताइए। सुनिए सौरभ भाई, इनके सवालों का जवाब, ये बेचैन आत्मा, ये बचपने। मैं बेचैन नहीं हूं, आप राजद के लोग जो बिहार में भ्रम फैला रहे हैं, और राजद का मतलब जो झूठ का प्रतीक हो गया है आजकल, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे अरुण जी। सुनिए ना, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं दे रहा, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप दीजिए उत्तर। सुनिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी और जदयू के प्रवक्ता के रूप में आप बैठे। आपको जो माननीय न्यायालय ने नोटिस दिया, क्या दिया आप बताइए, क्या कहा? अरे उस नोटिस में क्या, ये तो बताइए ना आप। ये नोटिस अरुण जी ये नहीं बताएंगे सौरभ जी, मैं बता देता हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए अरुण जी, मेरा सौरभ जी ये नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूँ ये कैसे बिहार के लोगों में भ्रम फैलाते हैं, राजद के लोग कैसे भ्रम फैलाते हैं, ये मैं बता देता हूँ इनसे। मैं बता देता हूँ ये झूठ और भ्रम कैसे फैलाते हैं बिहार में, ये मैं बताता हूँ। 1 मिनट अरुण जी शांत हो जाइए। हाँ मनीष जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अब देखिए, इन्होंने, इनकी पार्टी के नेता भाई तेजस्वी जी और राजद के जो विद्वान प्रवक्ता हैं कुछ लोग, उन्होंने बयान दिया कि बिहार सरकार चुप्पी साधी हुई है, आरएसएस के गोद में बैठ गई है। अरे भाई आपको मालूम भी है 24 जून को, अरे पहले सुन लीजिए अरुण जी, आपने बोला तो मैंने नहीं बोला, आपने बोला तो मैंने नहीं बोला, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए। अरुण जी शांत हो जाइए, उत्तर दे रहा हूँ। अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए, आप सुनने की थोड़ा क्षमता रखिए अरुण जी, शांत हो जाइए अरुण जी, आप सुनने की थोड़ा क्षमता रखे। आप लोग जो बिहार में भ्रम फैला रहे हैं और जो झूठ बोलते हैं, उसका उत्तर तो सुन लीजिए। जब आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की नींद खुली ना, उससे पहले कब का बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, आपको नींद बड़ी देर से जाए। लेकिन मनीष जी आपने बिल्कुल सही। मनीष जी अरुण जी शांत हो जाए, अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाए, मनीष जी सुनने के लिए साहस रखते हैं, राजद के लोग केवल झूठ और भ्रम फैलाने में विश्वास रखते हैं। मनीष जी शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ आप लोग केवल झूठ और भ्रम फैलाना जानते हैं। मनीष जी शांत हो जाइए, मनीष जी शांत हो जाइए। कि जून में पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब कानून को रद्द किया गया, आप ये बताइए कि जून में कानून रद्द करने के बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा तत्काल बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और जब सितंबर में उस याचिका पे सुनवाई होनी है, तो आज आप जाके उसी याचिका में टैग हो गए और बिहार के लोगों को भ्रम फैला रहे हैं कि बिहार सरकार चुप्पी साधी हुई है। अरे आपको तो ये बताना चाहिए कि बिहार में 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने आपको मौका दिया राज चलाने का, तो जातीय गणना क्यों नहीं कराया? चलिए अरुण जी, और जिस राज्यों में आपकी सरकार है, नीतीश कुमार ने जो विशाल पेश किया है, उसी आधार पर आप आरक्षण क्यों, जातीय गणना क्यों नहीं कराते आप? मनीष जी शांत हो जाइए, मनीष जी सरकार में है, आप वहाँ जातीय सर्वे क्यों नहीं कराते हैं? मनीष जी शांत हो जाइए, मनीष जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए सर। अरुण जी समय की कमी है, अरुण जी समय की कमी है। आप नहीं अब एक बार नहीं अरुण जी सवाल आप मत कीजिए, आप सवाल मत कीजिए अरुण जी। अरे अरुण जी ये प्रश्नों का उत्तर आप शांत हो जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और आपके नेता और आप क्या बोल रहे हैं? आप ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, इसका उत्तर दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट आज गए हैं और बिहार सरकार उसी समय सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज तो सुनवाई होनी है सितंबर में,
आप चलिए लोगों ने अरुण जी, भ्रम मत मनीष फैलाइए। जी, अरुण जी, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा, समय की कमी है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो निश्चित रूप से आज हम लोग चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार को लेकर कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, मुझे लगता है कि जब जब वो तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, तब तक बिहार में यह चर्चा शुरू हो जाएगी। लोगों के बीच यह चर्चा जरूर शुरू होगी, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी खराब रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये केवल और केवल नीतीश कुमार को ही पता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको समझना मुझे लगता है कि काफी नामुमकिन है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।